नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा अभी चट्टी चौराहों पर, कस्बों और गांव में खत्म भी नहीं हुई, तब तक दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, सुगबुगाहट शुरू हो गई, समीकरण और साज सजने लगे हैं, शतरंज की बिसात पर मोहरे बिछने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले विधानसभा उपचुनाव की। दरअसल हुआ ये कि नौ एमएलए, विधानसभा के सदस्य, विधायक, वो सांसद बन गए और उनकी वजह से 9 सीटें खाली हो गई। वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की हैं। 10वीं सीट इरफान सोलंकी, जो सीसा मोकानपुर की सीट है, उनको निचली अदालत ने जो सजा सुनाई है उससे उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई है। अगर वो ऊपरी अदालत में जाते हैं, सजा कम होती है तो सदस्यता बहाल भी हो सकती है। अभी आज की स्थिति यह है कि उनकी सदस्यता चली गई है और उनका जो विधानसभा में विधायकी का जो पद है वो रिक्त है। तो अगर विधानसभा चुनाव मान लीजिए उसकी घोषणा हफ्ते 10 दिन में होती है और तब तक राहत नहीं होती है तो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। बड़ी मजेदार बात यह है कि अगर 10 की 10 मान ली जाए तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास अभी थीं और 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पास थीं। पहले सीटों के बारे में और वहाँ के समीकरणों के बारे में बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प बातें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक और होने वाली है। ताज़ा हुए लड़ाई में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ बहुत बीस ठहरे योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश में। और बात ये कही जा रही है और ये बड़ी दिलचस्प बात होगी भी कि आपने देखा होगा बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन भारतीय जनता पार्टी के, वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनका पूरा जोर इस बात पर है कि उपचुनाव के नतीजे ऐसे बिल्कुल नहीं आने चाहिए जिससे कि ये संदेश देश में जाए कि भारतीय जनता पार्टी के हत्थे यूपी से उखड़ रहे हैं। यानी कि जितनी सीटें पहले थीं उससे ज़्यादा सीटों पर जीत मिलनी चाहिए। ये रणनीति बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है। आपने कम ही सुना होगा कि उपचुनाव के अधिसूचना जारी न हुई हो, इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव की डेट जारी न की हो, उसके बावजूद सत्ता में रहने वाली पार्टी अपने 16 मंत्रियों को प्रभारी नियुक्त कर दे जहां चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के ताकतवर और सांगठनिक और चुनाव में अच्छी भूमिका निभाने वाले मंत्रियों को, 16 मंत्रियों की फौज को इन उपचुनाव में इन सीटों पर पहले ही प्रभारी बना दिया गया है। दो मुख्यमंत्रियों को और दो मंत्रियों को और संगठन, और पूरा मैं आपको आगे बताता हूं कि बीजेपी किस तरीके से इन चुनाव को ले रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी कोई बड़ी बैठक इन उपचुनाव के लिए नहीं की है। वो तो संसद का सदन चालू हुआ और यहीं पर वो लोग अपना जो 37 सीटें और 43 इंडिया गठबंधन जीत के आई है, अभी उसी खुमार में चल रहे हैं। अभी अखिलेश यादव ने वहां पर कोई बैठक उत्तर प्रदेश में बुलाई तो है, अभी बहुत उनका शुरुआती बैठकों का सिलसिला जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से और वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। जिस तरीके से बीजेपी चुनाव से पहले हवा में थी उत्तर प्रदेश में और जमीन पर भी उसने ऐसी हवा बना दी थी जिससे मेरे जैसे पत्रकारों को भी ये लगता था कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नतीजे आए तो उसके पैरों के नीचे से कालीन दरक चुकी थी, खिंच चुकी थी और वो दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। आपको पता ही है नतीजों के बारे में। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जिन मुद्दों पर, जिन बातों पर चुनाव लड़ने की आदी हो गई थी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वो मुद्दा इस बार खूब तेजी से उठाया गया। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हुआ, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अयोध्या के और फैजाबाद सीट की तो चर्चा सब लोग करते हैं कि अवधेश प्रसाद ने वही सीट हरा दी, वही अयोध्या हरा दिया, वही फैजाबाद हरा दिया। उसमें भी फैजाबाद संसदीय क्षेत्र है और अयोध्या वहाँ की एक विधानसभा सीट है, शहरी इलाका है। अयोध्या विधानसभा सीट में तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन लोकसभा तो बहुत बड़ा होता है। साथ आपको आमतौर पर, चूंकि आपको पता ही है कि 403 सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं, तो मोटे तौर पर 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, नहीं तो मेरी समझ से, नहीं तो बाकी सब में 5 विधानसभा सीटों से 1 लोकसभा सीट बनती है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए कि अभी फैजाबाद अयोध्या की हार की चर्चा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि
ये लोग, ये बात बहुत कम लोग कहते हैं कि राम मंदिर के बगल की 100 किलोमीटर की ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, इसलिए राम मंदिर उसके किसी काम चुनाव में नहीं आया, ये मैं कह सकता हूं। आप देखिए, अगर आप फैजाबाद से वो सीधे रोड जो बिहार को जाती है, अगर आप उस पर जाते हैं जो गोरखपुर जाती है, फैजाबाद से पार करते ही बस्ती, खलीलाबाद, ये सारी 100 किलोमीटर तक की सीटें बीजेपी हार गई। अगर आप इधर पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे तो फैजाबाद, अयोध्या के बाद अंबेडकर नगर आता, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और अंबेडकर नगर के बाद आजमगढ़ आता, वो सीट भी 100 किलोमीटर के दायरे में, आजमगढ़ सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अगर तीसरी तरफ आप चले तो वहां से सुल्तानपुर सबसे पहले आता है फैजाबाद से, वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। सुल्तानपुर के बाद अमेठी आता है, वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और अगर थोड़ा इधर आएंगे तो कौशाम्बी सीट आती है। यानी मैं 100 किलोमीटर रेडियस की बात कर रहा हूं, 3 तरफ से भारतीय जनता पार्टी उस पूरे इलाके में हार गई। अगर आप बाराबंकी की तरफ, लखनऊ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 100 किलोमीटर के दायरे में बाराबंकी आता, वो भी बीजेपी हार गई। हाँ, गोंडा और कैसरगंज, ये सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और सारे लोग, ये आप भी ये जानते हैं कि कैसरगंज सीट भारतीय जनता पार्टी जीती कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने जीती, और कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा की सीट जीती कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, गोंडा और कैसरगंज के लोग भी जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 9 सीटों पर अब आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में टक्कर होनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या होगा। मैं आपको एक एक सीटों के आगे समीकरण भी बताता हूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस बात पे जानने में है कि जिस तरीके से मंत्रियों की तैनाती की गई है, उससे मुझे लगता है कि जाति की राजनीति, जो धर्म की राजनीति पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारी पड़ी है, उससे चौकन्ना हो गई है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? मैं एक सीट बताता हूं, कटेहरी। तो कटेहरी विधानसभा सीट अंबेडकर नगर में आती है। लालजी वर्मा विधायक का चुनाव वो जीते थे, और आपको पता है कि अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, ये जो बेल्ट है वो पूरा उत्तर प्रदेश में साफ कर दिया था समाजवादी पार्टी ने 2022 में भी, और 2024 में भी साफ कर दिया। तो अब बात यह है कि वो लालजी वर्मा की सीट पर आशीष पटेल और स्वतंत्र सिंह देव, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे अब मंत्री, इन दोनों लोगों को लगाया। कुर्मी जाति से आते हैं, कुर्मी वोटरों की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से कुर्मी वोटरों ने इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, उससे अनुप्रिया पटेल की भी बेचैनी आप देख ही रहे हैं। और उन्होंने मंत्री बनने के बावजूद योगी सरकार को तुरंत चिट्ठी लिख दी कि ओबीसीज के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इसके पहले उनको लोकसभा चुनाव के नतीजों के पहले उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। नतीजे आए हैं जब उनको 25,000 या 30,000 से जीत मिली है, तब उनके, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव 3 दिन बाद होता तो अनुप्रिया पटेल भी हार जाती। बहरहाल उनको इस तरह से मंत्रियों को चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है। संगठन की तरफ से भी लोगों को उसमें लगाया गया है अभी से। तो मुझे पता ये चला है कि ये मंत्री और ये संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट किसको दिए जाए जातिगत समीकरण से, वो तय करेंगे और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद उम्मीदवार का नाम तय होगा। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपको कहा कि धर्म की राजनीति पर जाति की राजनीति भारी पड़ी है। जातिगत समीकरण अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज्यादा मजबूती से खड़े दिखाई दिए। उसके बहुत सारे उदाहरण है, किन किन सीटों का उदाहरण मैं आपको बताऊं, लेकिन अखिलेश यादव के सीटों के बंटवारे से जो उन्होंने प्रयोग किया था, वो प्रयोग इतना सफल होगा ये उन्हें भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जमीन पर तो जनता कुछ और तैयारी करके चल रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लाभार्थियों से वोट पाने की उम्मीदें थी वो भी नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी के जो श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर से वोट पाने की उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश में, वो भी नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की एनकाउंटर और बुलडोजर की जो नीति रही है वो भी नाकाम रही, क्योंकि 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सिमट जाना ये संकेत देता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक न सिर्फ राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की भी योजनाओं का बहुत ज़्यादा फल उसे नहीं मिला है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इन 33 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, आप देखिए शहरी सीटें कितनी हैं। गोरखपुर, बनारस, बरेली, मेरठ, इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, ये वो सीटें हैं, गाजियाबाद, नोएडा।
तो 10 सीटें 8-9 सीटें तो यही हो गई। तो जो शहरी मतदाताओं वाली सीटें हैं वो ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। तो 33 सीटें, और ग्रामीण इलाकों में जहां जातीय समीकरण ज़्यादा महत्व रखता है वहां भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास जीत नहीं मिली। तो बात यह है कि इन जो चुनाव है 9-10 सीटों के चुनाव जो होंगे, 9 इसलिए कि सांसद बने, 10वां इरफान सोलंकी का जो मैं आपको कह रहा हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन उपचुनाव से एक मैसेज जाएगा, और ये मैसेज जाएगा कि ये जो जीत इंडिया गठबंधन को मिली वो तुक्के में नहीं मिली। अब उत्तर प्रदेश करवट और अंगड़ाई ले रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो यह संदेश जाएगा कि वो अपनी खोई जमीन वापस पाने में कामयाब हुआ। अब जरा सीटों पर नजर डाल लेते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं करहल की। अखिलेश यादव वहां से विधायक थे, उन्होंने पद त्याग दिया, अब वो सांसद हो गए कन्नौज से। करहल सीट पर कोई लड़ने आ जाए, उसका इतिहास आप जानते ही हैं, 25-30 सालों के या उससे भी ज़्यादा दिनों के जो नतीजे हैं वो ये बात बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में करहल सीट पर हराना, मैं नामुमकिन तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही मुश्किल टेढ़ी खीर है। ये सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। और अगर आप करहल और इटावा और सैफई मैनपुरी के आसपास के रहने वाले लोग हैं तब तो आराम से जानते हैं। अगर दूर के हैं तो हो सकता है कि उन्हें ये लगे कि मैं बहुत महिमा मंडित कर रहा हूँ, लेकिन करहल सीट समाजवादी पार्टी से कोई जीत जाएगा, इसकी बहुत मुझे संभावना कम दिखाई देती है। अब सवाल ये कि उम्मीदवार कौन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव, जो कि पूर्व सांसद हैं और इस परिवार में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव, हालांकि अंशुल भी उनके परिवार में है लेकिन वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ कन्नौज से तेज प्रताप को दे के टिकट काट के फिर अखिलेश यादव वहाँ से लड़े, तो मुझे लगता है कि वो सेफ सीट है। और वही परिवार में एक ऐसे सदस्य जो कि पहले संसद में रहे हैं, वो इन दिनों इस बार उन्हें कहीं से टिकट भी नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है करहल की सीट हो सकता है तेज प्रताप को दी जाए। और कोई भी लड़े, खैर समाजवादी पार्टी से करहल से उनके परिवार का लड़े या जिसको चाहे उसको लड़ाए, वो उनकी मजबूत सीट है और बहुत ही मजबूत सीट है। तो चुनाव मैं मानता हूँ सीट पर औपचारिकता है, वो जीत तो समाजवादी पार्टी की होनी है। इसी तरह से कुंदरकी जो संभल की सीट है और जो शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान बर्ग जीते हैं सांसद का चुनाव, वहाँ से विधायक थे, कुंदरकी से भी कोई चुनाव लड़े, कोई भी पार्टी कितनी भी पेशबंदी करे, समाजवादी पार्टी वहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और मुझे लगता है उसमें एंगल ये है कि चंद्रशेखर और मायावती भी इस उपचुनाव में सारी सीटों पर लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर सारी पर लड़े कि नहीं लड़े मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ सीटें तो ऐसी हैं जैसे कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, उस पर चंद्रशेखर जरूर चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो चंद्रशेखर और मायावती का एक अलग एंगल है कि अब जो चंद्रशेखर 1,70,000 वोटों के करीब से नगीना से अकेला आदमी, जो कि इंडिपेंडेंट ही मान लीजिए, अपनी पार्टी का मान लीजिए, इंडिया और एनडीए गठबंधन से अलग अकेला आदमी 80 सीटों पर 1,70,000 के करीब वोटों से जीता है। इतने वोट तो बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों तक को नहीं मिले जितने वोट से जीते हैं चंद्रशेखर। 13,000 वोट नगीना से मिला है। मुझे लगता है कि जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है और जब से उसने नगीना में अपने कैंडिडेट उतारना शुरू किया, तब से सबसे कम वोट इस बार ही नगीना से मिले हैं। आकाश आनंद को मायावती ने अपनी जिम्मेदारी दी है, अब देखिए वो लोग क्या करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की इन 10 उपचुनाव की सीटों में उसकी भूमिका क्या रहती है, वैसी ही रहती है जैसी लोकसभा और विधानसभा में रही है, या कुछ अलग होती है। और चंद्रशेखर इसमें वो ताकत लगा के अपनी कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाकर मायावती के पार्टी से ज़्यादा वोट पाने की फिराक में क्या क्या करते हैं, ये भी देखने वाला एक दिलचस्प होगा। बहरहाल मैं बात कर रहा था करहल की, मैंने आपको बता ही दिया। कुंदरकी जो कि संभल की दूसरी सीट है, उसकी मैंने आपको बता दिया। बात यह है कि करहल, तो अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको फैक्ट बताते चलता हूँ। पीछे के जो चुनाव जिन्होंने जीते तो जीते ही, आप सब जानते हैं,
2024 के लोकसभा चुनाव में इन 9 सीटों पर किसका प्रदर्शन कैसा रहा, इससे भी आपको एक अंदाजा लगेगा। करहल में करीब 60,000 वोटों से समाजवादी पार्टी इस लोकसभा में यानी मैनपुरी में आता है। डिंपल यादव को 60,000 से लीड इस सीट से मिली थी। कुंदरकी से भी इसी तरह से जियाउर रहमान की लीड भी काफी अच्छी थी। अब आते हैं तीसरी सीट गाजियाबाद शहर की। अतुल गर्ग जो कि मंत्री भी थे योगी सरकार में, वो गाजियाबाद के विधायक थे, अब वो सांसद हैं। अतुल गर्ग की सीट गाजियाबाद है और गाजियाबाद शहर की सीट विधायक की पीछे 3-4 सालों से तो आप देख ही रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी पिछले 30 वर्षों में एक बार मुझे लगता है ये सीट जीती। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है गाजियाबाद शहर और शहरी वोटरों में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। गाजियाबाद और नोएडा एक तरह से अब बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार, हालांकि डॉली शर्मा जो लोकसभा लड़ी थी उनके चुनाव लड़ने पर मामला दिलचस्प हो सकता है। इसके अलावा मुझे अभी दिखाई नहीं देता कि इंडिया गठबंधन से अगर कौन उम्मीदवार, वैसे उम्मीदवार आने पर बहुत कुछ रिजल्ट डिक्लेयर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि गाजियाबाद सीट में बीजेपी उसी तरह 20 है जिस तरह से करहल और कुंदरकी में समाजवादी पार्टी। 3 को हटा दीजिए, इरफान की सीट पर अभी चर्चा नहीं करते हैं, सीसामऊ कानपुर पे। अब 6 सीटों का बहुत ही मजेदार मैं मामला आपको बताता हूं। सबसे पहले अलीगढ़ की खैर सीट, अलीगढ़ जिले की खैर सीट पर आते हैं। वहां से जो विधायक थे अनूप प्रधान जी, वो चले गए दूसरी सीट हाथरस से चुनाव लड़ने। अब वहाँ जो खैर है वो अलीगढ़ लोकसभा में आती है, यानी विधायक वो अलीगढ़ लोकसभा के आने वाली विधानसभा के थे, लेकिन लोकसभा लड़ने गए दूसरी जगह से। तो अगर आप देखेंगे खैर सीट का, तो खैर सीट अलीगढ़ की, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1000 वोट कम मिले समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी को वहाँ 95,000 कुछ वोट मिले और भाजपा को 94,000 कुछ वोट मिले हैं। यानी खैर सीट पर भाजपा का विधायक था और जो चुनाव अभी हुआ है वहाँ खैर विधानसभा में 1000 वोटों से सपा आगे रही थी। तो चुनाव तो दिलचस्प होगा खैर का। अब उम्मीदवार कौन हो ये देखने वाली बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने हाल में हुए चुनाव में खैर में भाजपा से ज्यादा वोट पाया, यानी वो भाजपा की सीट थी और 2024 में सपा को वहां ज्यादा मिले। इसी तरह फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल, फूलपुर से जो कि प्रयागराज जिले में आता है, वहां से फूलपुर लोकसभा से प्रवीण पटेल चुनाव जीते हैं। हालांकि बहुत ही कम अंतर से चुनाव जीते हैं और शहरी इलाका अगर फूलपुर लोकसभा सीट में नहीं होता, फिर मैं कह रहा हूं, तो फिर प्रवीण पटेल का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल था। फूलपुर विधायक थे फूलपुर विधानसभा के प्रवीण पटेल, जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से 17,000 से वो पीछे रह गए थे। समाजवादी पार्टी को उस सीट पर 1,07,000, यानी सिर्फ फूलपुर विधानसभा में 1,07,000 वोट मिले थे, जबकि प्रवीण पटेल जो कि वहीं के विधायक थे और वहीं सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 89,150 वोट मिले थे। कुल 17,860 वोटों से सपा उस सीट से आगे रही थी। यानी मैंने आपको 3 बता दिए, जो 6 सीटें बची उसमें 2 सीटों पर सपा भाजपा से ज्यादा रही थी। अब बची 4 सीटें। 4 सीटों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर जहां से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं और मिल्कीपुर में मुझे पूरी उम्मीद है उन्हीं के बेटे को टिकट मिलेगा। उनको जिस तरह से तुरुप का इक्का इंडिया गठबंधन ने बनाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अवधेश प्रसाद के बेटे को ही टिकट मिलेगी। और अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनाव कितनी मजबूती से लड़ेंगे कहना बताना कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अवधेश प्रसाद जब ये चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उन्हें अपनी विधानसभा से 17,000 की लीड मिली थी, यानी मिल्कीपुर में वो 17,000 वोटों से आगे थे। ठीक इसी तरह उसके बगल के जिले अंबेडकर नगर में जो कटेहरी विधानसभा लालजी वर्मा है, लालजी वर्मा भी करीब 17,000 यानी 15 से 17,000 की लीड थी। लालजी वर्मा भी 17,000 वोटों से अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे थे। कटेहरी से कटेहरी जो विधानसभा है वहां समाजवादी पार्टी को 15-17 हजार की लीड मिली थी। तो 4 विधानसभा जो
4 विधानसभा सपा के पास थी। उन चारों विधानसभा में सपा के कैंडिडेट 2024 के लोकसभा चुनाव में लीड पर थे। वो विधानसभा भी जीते थे और लोकसभा में भी लीड पर थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़ रहे थे और सांसद चुने गए, वो अपनी अपनी उनके विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को भाजपा से ज्यादा सीटें वोट मिले। खैर, जो अलीगढ़ की सीट है उस पर एक 1,500 वोट ज्यादा मिले सपा को, और जो फूलपुर सीट है इलाहाबाद की, प्रयागराज की, वहां 17,000 वोट मिले, जबकि वही उसी सीट का विधायक सांसद का चुनाव लड़ रहा था। तो इन दोनों सीटों पर लड़ाई तो तगड़ी होगी। और मैंने आपको बता दिया, जो 4 सीटें थी समाजवादी पार्टी के, वो चारों की 4 विधायक थे, चारों ने अपनी लीड कायम रखी इस लोकसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी के 2 विधायक लीड बरकरार न रख सके। एक जगह 17,000, एक जगह 1,000 से उस विधानसभा में बीजेपी पीछे थी। और 7वीं सीट गाजियाबाद, जहां से बीजेपी की लीड पिछली बार भी थी, इस बार भी थी। 7 सीट हो गई। अब 2 सीट बची, वो एक है मझवा मिर्जापुर की और दूसरी है मीरापुर, मुजफ्फरनगर की सीट है, लेकिन वो जिला मुजफ्फरनगर आता है, लेकिन विधानसभा जो मीरापुर है वो बिजनौर लोकसभा में आता है। चंदन चौहान मीरापुर के विधायक थे, वो बिजनौर से सांसद चुने गए, वो वहां से विधायक थे। अब उनकी सीट पर चुनाव होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आरएलडी को ये कोटे की सीट है, आरएलडी चंदन चौहान के परिवार में ही किसी को टिकट देती है या बदल देती है, और यहाँ क्या समीकरण होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, चंदन चौहान जब चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे पास आंकड़ा है उनका, मीरापुर में वो 9,000 वोटों से आरएलडी जो है वहाँ पर लीड की थी। इस लोकसभा चुनाव में 9,000 वोट उसे भाजपा से ज़्यादा मिले थे। और दूसरी सीट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मीरापुर के अलावा जो मझवा है, वहाँ से अनुप्रिया पटेल जब चुनाव लड़ रही थी मिर्जापुर लोकसभा से। अब मझवा सीट मिर्जापुर लोकसभा में आती है, जबकि उसके विधायक विनोद बिंद वो भदोही से सांसद चुने गए, लेकिन अनुप्रिया पटेल को मात्र 1,800 वोट इस सीट से ज़्यादा मिले थे। यानी इन सारी की सारी सीटों पर जो सपा की है वो तो 15,000 17,000 से लीड पर थी, और उससे ज़्यादा लीड पे है 4। लेकिन बीजेपी के पास जो 5 सीटें हैं, उन 5 सीटों में गाजियाबाद को हटा के जो 4 सीटें, उसमें 2 को सपाम को ज़्यादा वोट मिले थे और 2 में एनडीए को ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन ज़्यादा कितने मिले? एक में 9,000, एक में 1,800। तो इन 9 सीटों का मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। और टिकटों के बंटवारे में जहाँ तक बात है, संभल शफीकुर रहमान बर्क साहब संभल के एक ऐसे नेता थे कि आजम खान के अगेंस्ट जो माइनॉरिटी के लीडर्स मेरठ के, अमरोहा के, संभल के, यानी मुरादाबाद मंडल के, मुरादाबाद, बरेली और मेरठ मंडल के जो समाजवादी पार्टी के माइनॉरिटी के नेता एंटी आजम थे, वो लोग संभल में शफीकुर रहमान के लंबे राजनीतिक जीवन के बाद ये सोच रहे थे कि लोकसभा का टिकट अब उनके साए से अलग हटकर उनके गुट को जाएगा, यानी जो एंटी आजम खान ग्रुप है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। शफीकुर रहमान के पोते पर ही अखिलेश यादव ने उनके परिवार में ही टिकट रखा। अब वो गुट जो एंटी आजम खान है और जो शफीकुर रहमान वर्ग के लंबे राजनीतिक जीवन से बहुत असहज भी था, उसका पूरा जोर है कि मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन साहब को वहाँ कुंदरकी से विधानसभा का टिकट दिया जाए, ताकि वो चुनाव जीत के वहाँ पहुँचे। जिस तरह से सिटिंग सांसद होने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया था। अब देखना है एसटी हसन को अखिलेश यादव उसमें एकोमोडेट करते हैं या आगे कभी कोई देते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का वो फैसला 100% सही रहा जब उन्होंने रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दिया और मोहिबुल्लाह को रामपुर से दिया। लेकिन रामपुर के जो मौलाना है मोहिबुल्लाह साहब, मैंने सुना है कि चुनाव जीतने के बाद उनके पैर ज़मीन पर नहीं है। वो बहुत चूँकि रामपुर एक तो आजम खान की वजह से कोई जाना नहीं चाह रहा था, और दूसरी कि जिला प्रशासन के जो लठ पीछे चुनाव में बजे थे, उससे भी रामपुर का चुनाव लड़ने की हिम्मत बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मोहिबुल्लाह साहब को टिकट मिला मौलाना को, और जिस तरीके से वो जीत हासिल किए हैं, अब वो जीत के साथ जो उनका
रुतबा है या उनका जो मामला है वो काफ़ी आगे चल रहा है। बहरहाल इधर बीच मुलाकात मेरी हुई नहीं है, पहले भी नहीं हुई है, मेरी उनसे आज तक कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं उनसे जल्दी ही मुलाकात करके एक इंटरव्यू उनका करने की इच्छा रखता हूँ। और ज़रा जानकारी भी रखा जाए कि एक मौलाना इतने टफ सीट से, जो किसी भी मुसलमान के लिए आजम खान की वरदहस्त के बगैर जीतना मुश्किल था, वो जीत गए हैं। तो उनके रुख और तेवर में क्या कुछ सही में बदलाव आए हैं या चर्चा उनके विरोधी चला रहे हैं? खैर, बात यह है कि कुंदर की सीट की बात मैंने बताई, और करहल से जहाँ तक मुझे लगता है कि अखिलेश यादव फैमिली से ही तेज प्रताप ज़्यादा हो सकता है उनका किसी कार्यकर्ता को भी दिया जाए। कटेहरी सीट से लालजी वर्मा के परिवार को ही टिकट जाएगा ऐसा मुझे लगता है। अवधेश प्रसाद अगर मुंह खोल देंगे तो उनको ना कर पाना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल होगा। और ठीक इसी तरह से चंदन चौहान की फैमिली को जाता है टिकट, या आरएलडी की तरफ से दूसरे किसी को जयंत चौधरी उतारते हैं। बहुत कुछ खेल उम्मीदवारों पर भी निर्भर करता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव का माहौल क्या है जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी। बहरहाल की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।